रिसेशन कहाँ है रिसेशन? जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन का कहना है कि 6 से 9 महीने के अंदर यूएसए में रिसेशन आ सकता है। एंड इंडियन मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट पायरे ओलिवियर का कहना है कि ये जो रिस्क है रिसेशन का, ये बहुत ही जल्द हमारे सामने देखा जाएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि रिसेशन की वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया सेफ नहीं रहने वाला है, इंडिया को भी रिसेशन का इफेक्ट झेलना पड़ेगा अगर रिसेशन आया तो। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिसेशन है क्या, आपने इतना सुना, हम लोग हमेशा सुनते हैं रिसेशन में जॉब चली जाती है, रिसेशन में बिजनेसेस नहीं चलते, बट आखिर रिसेशन है क्या, पता तो लगे। तो चलिए देखते हैं रिसेशन है क्या। बेसिकली देखो, रिसेशन कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये कोरोना वायरस की तरह कोई वायरस नहीं है। बेसिकली रिसेशन उस टाइम फ्रेम को कहते हैं और उस टाइमलाइन को कहते हैं जिस टाइम पे वर्ल्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, सर्विस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। एंड इसके कम होने का रीजन क्या होता है कि वहां पे कैपिटल की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, स्पेंडिंग की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से रिसेशन आता है। रिसेशन अगर बात करें, क्या रिसेशन पहली बार देख रहे हैं हम? अगर मैं बोलूं कि रिसेशन क्या पहली बार आया है, तो नहीं, रिसेशन हमने बहुत बार देखा हुआ है। हमने रिसेशन काफी बार अपने पिछले 70 सालों में देखा है। पहली बार हमने रिसेशन देखा था 1975 में। आई थिंक क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो द नेम, जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नजर रखती है, उसने यूएसए पे शायद बैन लगा दिया था और सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर दिया वियतनाम और यूएसए वॉर ने, क्योंकि उस टाइम पे वियतनाम की वॉर चल रही थी एंड यूएस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही थी वियतनाम वॉर पे। देन दूसरी बार हमने देखा 1982 में, तीसरी बार 1991 में। इस टाइम पे अगर आप याद हो आपको हर्षद मेहता, आप सबने वो वेब सीरीज देखी होगी स्कैम 1992, तो 1991 के टाइम पे हर्षद मेहता वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी क्रैश हुई थी। एंड 2008-2009 इसको द ग्रेट रिसेशन भी कहते हैं। ये सबसे खतरनाक, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देने वाला रिसेशन था, जो कि मेरे ख्याल 1.5 ईयर्स तक लास्ट हुआ था। एंड सत्यम कंप्यूटर्स अगर आपने सुना होगा, तो वो इसी रिसेशन में सत्यम कंप्यूटर स्कैम पकड़ा गया था। तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम था जिस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हिट हुई थी एंड बहुत लोगों ने अपनी जॉब छूट गई थी। देन सारी चीजें सही थी, तो 2023 में रिसेशन क्यों आ रहा है? 2023 को क्यों चुना गया रिसेशन द्वारा आने के लिए? तो चलिए डीप में समझते हैं। 2019 में जब सारी चीजें सही थी, सारी चीजें नॉर्मल थी, तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, जॉब्स बहुत अच्छी चल रही थी, आपके बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे। बट देन कोरोना वायरस हैपेंड। अब ये जग जाहिर है कि कोरोना ने क्या क्या नहीं करा। सबसे पहले तो जी लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने की वजह से लोगों ने बाहर जाना बंद किया। बाहर जाना बंद करने की वजह से लोगों ने कुछ खरीदना बंद किया। खरीद ही नहीं पाए, बाहर ही नहीं जाओगे, खरीदेगा कौन? खरीदना कम की वजह से शॉपकीपर ने रिटेलर से सामान लेना बंद किया, रिटेलर ने होलसेलर से लेना बंद किया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि कंपनी वगैरह से सामान लेना कम किया, और कंपनी जहां मैन्युफैक्चर जो करती हैं उन्होंने रॉ मटेरियल लेना बंद किया रॉ मटेरियल सप्लायर से। तो ये जो पैसे की एक चेन बनती है वो बनी ही नहीं उस टाइम पे। इस वजह से खरीदना कम हुआ तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई, रेवेन्यू कम हो गया, टैक्सेस कम हो गया। यार आप खरीद ही नहीं रहे हो तो टैक्स किस चीज पे दोगे? अगर मैं बात करूं कार इंडस्ट्री की, तो उस टाइम पे बड़े बड़े कार प्लेयर्स लाइक मारुति सुजुकी, टाटा, ह्युंडई, इन सबका काफी लॉस हुआ। बात करूं सर्विस सेक्टर की, तो उनको भी काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ा था। आपके ऑफलाइन कोचिंग्स एंड ऑफलाइन स्कूलिंग, इन सबको काफी ज्यादा लॉस हुआ। हालांकि उस टाइम पे कई सारे एडटेक स्टार्टअप निकल कर आए जिनका ऑनलाइन काफी अच्छा ग्रोथ हुआ, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द ऑफलाइन वन, तो उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट झेलना पड़ा था इस चीज का। हाँ, छोटे छोटे बिजनेसेस गायब हो गए थे, जॉब्स तो जी कई लोगों की छूटी थी, कई लोग परेशान हुए थे इस वजह से। तो वो टाइम काफी ज्यादा पेनफुल था। लेकिन कोरोना के बाद हमने काफी अच्छी रिकवरी देखी। कोरोना के बाद अगर मैं बात करूं 2022 बैच की, 2022 बैच की, तो उस टाइम पे प्लेसमेंट्स काफी ज्यादा हुई थी मेरे कॉलेज में। एंड कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा, कोरोना के बाद बहुत ज्यादा रिकवरी देखी गई बिजनेसेस में, जो छोटे यूनिट थे, क्योंकि मार्केट में गैप क्रिएट हो गया था। एंड उस गैप को फिल करने के लिए बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, छोटे डीलर्स, ये सारे आए। तो अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई गैप क्रिएट होने की वजह से। तो कोरोना के बाद हमने वी शेप रिकवरी देखी। व्हाट इज वी शेप रिकवरी?
लाइक सी, अगर मार्केट ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो मार्केट उठेगा भी ऐसे ही. दिस इज वी शेप रिकवरी. लाइक मार्केट इज रिकवरिंग ऑन अ ग्रेट एक्सटेंट. तो ये वी शेप रिकवरी थी. तो कोरोना के बाद हमने देखा और काफ़ी सारी चीज़ें सही चल रही थी. लाइफ बैक टू नॉर्मल थी, इवन अभी भी नॉर्मल है, बैक टू नॉर्मल. ये सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी. इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी इंडिया में. लेकिन अभी कुछ महीनों से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं. हम सुन रहे हैं कि मेटा ने 10% कॉस्ट कटिंग का सोचा है. मास फायरिंग हुई है यूएई में. यूएसए में 32,000 टेक वर्कर्स को निकाल दिया. इंडिया में 11,000 ने जॉब लूज करी. better.com के सीईओ विशाल गर्ग ने 3,000 एम्प्लॉय को सैक किया. तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिली. अब ये सारी चीज़ें किसी भी आईटी प्रोफेशनल या फिर टेक वाले बंदे के लिए नाइटमेयर है. आप अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो मैंग में से कई सारी कंपनियों ने भी हायरिंग स्टार्ट नहीं करी है. कई लोगों ने हायरिंग फ्रीज कर रखी है. कुछ स्टार्टअप्स या फिर जो वेल नोन स्टार्टअप्स और जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं उन्होंने फायरिंग करना शुरू की, जैसे बाईजूस वगैरह. ये सब एम्प्लॉयज़ फायर कर रही हैं. तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका रीज़न है, ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, मैं सच कहूँ तो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए. अब इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? सी, व्हेनेवर यू टेक अ लोन, जब भी आप लोन लेते हो तो आपको लोन को रीपे करते वक्त कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है. लाइक 4%, 5%, 6%, 7%, 10%, 11%. अगर आप कोई चीज़ ईएमआई पे भी लेते हो तो आपने सुना होगा, जो नो कॉस्ट ईएमआई की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा जो हम ईएमआई लेते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट होता है. समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए. तो बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि जो बिजनेसेस से जो लोन ले रहे थे उन्होंने लोन लेना कम कर दिया, जिस वजह से मनी की लिक्विडिटी में काफ़ी फ़र्क आया और मनी का फ्लो ही नहीं हुआ बिजनेसेस के तरफ. और अगर मैं बात करूँ, सिचुएशन तो वर्स्ट थी ही. उसके बाद जी अपने पुतिन भैया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया. तो रशिया यूक्रेन वॉर वन ऑफ द मेजर रीज़न माना जा रहा है इस रिसेशन के आने का. लाइक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इस टाइम पे ठप हो रखी हैं. रीज़न क्या है? देखो, वॉर जब दो कंट्रीज करती हैं तो वॉर केवल उन दो कंट्रीज के बीच में नहीं होती. लाइक से दिस इज माई कंट्री ए, दिस इज माई कंट्री बी. These have some trading friends and A also have some trading friends, like जिनके साथ ये ट्रेड करते हैं. तो होता है क्या, जब ये कंट्री और ये कंट्री वॉर में इन्वॉल्व है तो इनकी आपस में इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग नहीं होगी या फिर होना मुश्किल होगी. और रशिया पे वैसे ही बहुत सारे सैंक्शन लग रखे हैं अभी. तो ट्रेडिंग ना होने की वजह से जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनको लॉस झेलना पड़ेगा. यहाँ पे पैसे का फ्लो ही नहीं होगा, लॉस झेलना पड़ेगा. तो ये चीज़ें काफ़ी देखी जा रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे होना, ये सारी चीज़ें बहुत सुन रहे हैं. और अगर मैं बात करूँ और क्या देखा जा रहा है, तो देखो, रशिया और यूक्रेन के वॉर स्टार्ट को हुए 1 महीने हुए थे कि इतनी सारी चीज़ों के प्राइस में इतना हाइक हुआ. इफ़ यू से क्रूड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में हमने एक रेज ही देखा है इनके प्राइजेस में. तो ये एक मेजर इशू और कंसर्न हो सकता है. ऑयल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ऑयल, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो. अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की बात करूँ, पेट्रोल यहाँ पे 96 पॉइंट सम रुपीज़ है. ओके, एंड आई डोंट नो अबाउट द डीजल, बट वो भी आई गेस 90 प्लस ही है. अब जब भी डीजल के प्राइस ऊपर जाते हैं ना, जब भी डीजल के प्राइस ऊपर जाते हैं तो सारी चीज़ों के प्राइस, चाहे वो राशन हो गए, गेंस हो गए, इन सब के प्राइस बहुत ऊपर जाते हैं. तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एक तो वीट के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा असर आएगा और डीजल के प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से जितना भी हमारा ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल है, क्योंकि देखो जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं जो कि गुड्स को ले जाने के काम करते हैं, जैसे फ्रेट ट्रेन्स हो गई वगैरह, ये सब डीजल यूज़ करती हैं. एंड डीजल के प्राइस हाई होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन हाई होगा, महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा. और ट्रांसपोर्टेशन अगर एक्सपेंसिव है तो आप जिस कॉस्ट में कोई चीज़ खरीद रहे हो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़्यादा एडअप होगी और वो चीज़ आपको महंगी मिलेगी. तो डीजल, ऑयल के पेट्रोल रेट्स महंगे होने की वजह से महंगाई आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और मंदी आने. उसके अलावा मैं बात करूं तो बड़ी टेक कंपनीज लाइक विप्रो, HCL, जो कि बहुत ज़्यादा रेनाउंड कंपनीज है, जिनका जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना शुरू किया. कई सारे 2022 बैच के बच्चे जिनके पास विप्रो का ऑफर लेटर था, अभी तक उनको ऑनबोर्ड नहीं किया गया है. HCL की बात करूँ तो उन्होंने कई सारे ऑफर लेटर में जो कोटेड सैलरी थी उनको घटा दिया है, कई सारे ऑफर लेटर को रिवोक कर लिया है. तो ये एक मेजर कंसर्न देखा जा रहा है कि वाई IT कंपनीज आर डूइंग दिस, बिकॉज दे डोंट हैव बजट और दे आर डूइंग कॉस्ट कटिंग. आई डोंट नो द रीज़न, बट ये चीज़ देखी जा रही है और ये काफ़ी कंसर्न वाली चीज़ है. अब यार देखो, रिसेशन तो टलेगा नहीं, अगर आना होगा तो आएगा ही. तो इस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए? तो सिंपल है यार, बॉस, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. हमने 2008 का भी रिसेशन झेला है, हमने नहीं, हमारे पेरेंट्स ने झेला है. आपको क्या करना है इस टाइम पे?
सिंपली स्पेंड लेस सेव मोर, एक तो ये क्राइटेरिया है ही। उसके अलावा आप पे फ्री टाइम है, आप अपने आप को अपस्किल करो। क्योंकि देखो, आई नो रिसेशन में बहुत लोगों की जॉब जाती है, बट जॉब जाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मतलब जॉब स्पेसेस में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब जब सिचुएशन बैक टू नॉर्मल होती है, अगर आप पे राइट अमाउंट ऑफ स्किल है, तो आप उन कंपनी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकते हो। आप वहाँ पे आराम से जॉब ले सकते हो। अपस्किल करो, आप इन्वेस्टमेंट करने पे ध्यान दो इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो ताकि आपको हॉस्पिटल मेडिकल वगैरह का खर्चा ना पड़े। तो ये चीज़ें आप इस टाइम पे कर सकते हो टू लीड अ बेटर और सिक्योर लाइफ। बिकॉज देखो, रिसेशन अगर आना है तो आएगा। आप एक ऐसी चीज़ है, आप उसको टाल नहीं सकते। लेकिन आप अपने तरफ से जो चीज़ें कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि आप अपने आप की हेल्थ, अपने आप की वेल्थ को बेटर करने के लिए ये सारे स्टेप यूज़ कर सकते हो। नाउ अगर मैं और बात करूँ आपकी, और आप क्या कर सकते हो, तो आप अपस्किल कर सकते हो अपने आप को। अगर आप आईटी से हो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लाइक इंजीनियर्स की फील्ड से, तो आप कोडिंग सीख सकते हो। ठीक है, कोडिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब एज वी नो। आप कोडिंग सीख सकते हो। आप डेटा साइंस, विच इज़ अ हॉट फील्ड टुडेज वर्ल्ड, आप डेटा साइंस सीख सकते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मैंने कुछ स्किल्स इकट्ठा करी हैं जो कि 2022 में काफ़ी अच्छी हैं लर्न करने को। ये प्रोग्रामिंग स्किल तो देखो यार, मैं डीएसए आपको पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो डीएसए में। अभी हम लिंक लिस्ट में आगे और टॉपिक कैरी ऑन करेंगे। और भी बहुत सारी स्किल्स है, जैसे नेटवर्किंग बहुत अच्छी स्किल है। क्लाउड कंप्यूटिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज प्लेस्ड इन हानो सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने उनसे पूछा तो बताते हैं कि काफ़ी सही चीज़ है। बिग डेटा इज ऑल्सो बहुत मोस्ट प्रॉमिसिंग फील्ड, और इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाला है आने वाले टाइम पे। लिनक्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स मस्ट आनी चाहिए इफ़ यू आर अ गुड इंजीनियर। मशीन लर्निंग, एज वी ऑल नो द फ्यूचर इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग उसका बेस है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो 2022 में, अगर आपको टाइम है अच्छा खासा तो। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, आप जो कर सकते हो वही कि आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो और होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि जब वॉइड क्रिएट होगा तो फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करनी है। सो ओके, सी यू देन, बाय बाय।